उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को चूमती और हर शाम ढलती धूप खेतों को सोने सी चमक देती। गांव के लोग साधारण, मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाले थे। गांव का मुख्य आकर्षण था पुराना पीपल का पेड़, जो गांव के उत्तर छोर पर एक सुनसान खेत के किनारे खड़ा था। उसी के पास एक टूटा फूटा कुआं भी था, जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। इस गांव में रहता था एक ईमानदार किसान, किशन, लगभग 35 साल का, ऊंची कद काठी वाला, मेहनती और अपने 3 दोस्तों रघु, शिवा और गोविंद के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रखता था। चारों दोस्त बचपन से साथ थे। किशन का खेत गांव के उत्तर छोर पर था, उसी शापित कुएं और पुराने पीपल के पेड़ के पास। गांव में एक अफवाह फैलती आ रही थी, उस पेड़ के पास रात को कोई मत जाना, वहां आत्मा है। किशन इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, परंतु गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, उस खेत की माटी लाल है, खून पीती है वो जमीन। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि वो शापित कुआं न जाने कितने लोगों के जीवन को निगल गया, इसीलिए उन्होंने हमें हिदायत दी है कि उस जमीन और कुएं से हमेशा दूर रहें। एक रात बेमौसम बारिश हुई। किशन अगले दिन सुबह खेत गया तो देखा जमीन गीली नहीं थी, बल्कि एक हिस्सा पूरा सूखा था और उस पर किसी ने पंजों के निशान छोड़े थे। इंसानी नहीं, मगर इंसान से मिलते जुलते। वो हैरान रह गया। रघु बोला, यार ये निशान अजीब है। तू कहाँ काम करता है किशन? मैंने ऐसा निशान पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं ये किसका है। मुझे कुछ घबराहट हो रही है। शिवा बोला, कुएं की तरफ मत जाया कर, पता नहीं क्या बला है। बहुत अजीब सा निशान है, देखने में तो डरावना लग रहा है। चलो किसी और को दिखाते हैं, शायद वो बता सके कि ये क्या है। कहीं किसी भूत का तो नहीं है। किशन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी किस जमाने की बातें करते हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, शायद किसी जानवर का होगा। तुम दोनों तो हर बात को भूत से ही जोड़ देते हो। अब ये आधुनिक जमाना आ चुका है, तुम पुराने ही ख्यालों में जी रहे हो। लेकिन उसी रात किशन की गायों ने अजीब बर्ताव किया। वो रंभा रही थीं, खूंटे से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं। एक गाय की आंख से खून निकल रहा था। गोविंद, जो पशुओं का इलाज करता था, उसे बुलाया गया। गोविंद ने जांच की और बोला, किसी डर से आंख फटी है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। मैंने दवाएं दे दी हैं, ठीक हो जाएगी। सही समय पर दवाएं देते रहना। खाने में इसे हरा चारा ही देना, भूसा मत देना। कुछ दिनों बाद किशन के घर की सफाई करते समय उसकी बीवी सीमा को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी, पीली पड़ चुकी, धूल से भरी। डायरी पर नाम लिखा था बाबा भीखन। वो गांव के सबसे पुराने पुजारी थे, जो सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। आज तक उनका कोई सुराग नहीं लगा था। ढूंढने की बहुत कोशिश करने के बाद भी नाकामी हाथ लगी। फिर गांव वालों ने ढूंढना ही बंद कर दिया। किशन ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था 17 अक्टूबर 1954। मैंने देखा खेत की जमीन सांस ले रही है। शायद यहाँ कोई दफन हो, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। रात को कुएं से औरत की चीख सुनाई दी। वो आवाज इंसानी नहीं थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अजीब प्राणी की आवाज हो। उस आवाज को सुनकर
मैं इतना डर गया मानो मेरी आत्मा शरीर से निकल गई हो। 23 अक्टूबर 1954 गांव के 3 बच्चे खो गए। आखिरी बार उन्हें पुराने पीपल के पास देखा गया था। मैंने वहां पूजा करने की कोशिश की, पर मेरा त्रिशूल झुलस गया। वहां पर अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। मेरे कान में साएं साएं की आवाजें आ रही थीं। मैंने पलट कर देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। 31 अक्टूबर 1954 मैं आखिरी बार कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो उस जमीन के पास न जाना। वहाँ कुछ जिंदा है पर इंसान नहीं। वो एक अदृश्य ताकत है जिसे देखना मुश्किल है, पर जब वो चाहती है नजर आती है, जो देखने में बहुत ही भयानक है। मेरी बात पर भरोसा करना, और अगर कोई उस जमीन की ओर गया तो शायद उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। किशन ने सारी डायरी अपने दोस्तों को पढ़कर सुनाई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी के दिलों में दहशत बैठ गई। तीनों समझ गए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। डरते डरते रघु बोला, तो मतलब वो कुआं, वो पीपल, सब कुछ सच है, और जितनी बातें हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है क्या, सभी सत्य हैं। शिवा ने गुस्से में कहा, अगर हमारे गांव पर कोई खतरा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हम सभी दोस्त मिलकर उस मुसीबत का सामना करेंगे और उसका कोई न कोई निकाल कर रहेंगे। चारों ने कसम खाई, हम मिलकर पता करेंगे कि इस जमीन में क्या रहस्य है, और उस रहस्य के पीछे कौन सी बड़ी ताकत है, हम उसको देखकर ही दम लेंगे। अगली रात चांदनी साफ थी। चारों दोस्तों ने एक लालटेन, रस्सी और एक कैमरा लेकर खेत की तरफ रुख किया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी, जैसे तेज हवा में होता है, पर यहाँ हवा इतनी तेज नहीं थी। सभी के दिलों में कुछ खौफ का माहौल बन चुका। गोविंद नीचे झुका और देखा कुएं में कुछ हरकत हो रही है। कैमरा ऑन किया गया और तभी एक नीली रोशनी कुएं से निकली और एक औरत की आकृति बन गई। ये आकृति बहुत ही भयानक थी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसका चेहरा अधछला, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वो बोली, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? मैंने इस जमीन से सब छीन लिया। अब तुम भी जाओगे, क्योंकि तुम खुद बलि का बकरा बनने मेरे पास आए हो। अब देखना मैं तुम्हें कैसे तड़पा तड़पा के मारती हूँ, तो होशियार हो जाओ बे। इजाजत मेरी शांति भंग करने वालों, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि चंपा थी, एक विधवा औरत जो अंग्रेजों के जमाने में गांव में रही थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया था। मरते समय उसने कसम खाई, इस जमीन की कोख अब कभी सच्चा फल नहीं देगी। जो भी यहाँ खेती करेगा उसकी बर्बादी होगी। किशन की आंखें फटी रह गईं। तो ये सब उसी का असर है, क्योंकि वो तो इन बातों पर कभी यकीन ही नहीं करता था, पर आज तो ये सारी बातें सच लग रही है। आज सच में एक आत्मा उसके सामने खड़ी है। चंपा बोली, तुम लोग बचे हो, पर ज्यादा देर नहीं। एक बार फिर कोई बलि चाहिए, वरना ये खेत सबको निगल जाएगा। जल्दी करो, ज्यादा सोचा। बेचारी मत करो, कौन है वो इंसान
जो खुद की बलि दे। तो मतलब वो कुआं, वो पीपल, सब कुछ सच है। और जितनी बातें हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है क्या, सभी सत्य हैं। कुछ ही दिनों में गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले गाय, फिर शिवा का छोटा भाई, फिर रघु की माँ। अब लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। गांव के बुजुर्गों ने किशन से कहा, बेटे दिमाग लगा के रास्ता निकालने की कोशिश कर, क्योंकि तू ही कुछ कर सकता है बेटा। तू ही खेत का मालिक है। किशन ने तय किया वो खुद चंपा की आत्मा से मिलेगा और सच का सामना करेगा। रात को अकेले खेत पहुंचा, हाथ में पूजा की थाली, माथे पर तिलक। कुएं के पास पहुंचते ही चंपा फिर प्रकट हुई, बोली, बलि लाओ, तभी सब शांत होगा, नहीं तो सभी को मरना होगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जल्दी करो। किशन ने पूछा, किसकी बलि चाहिए, किसी इंसान की या किसी जानवर की? चंपा हंसते हुए बोली, तुम्हारी बलि चाहिए। फिर वह आत्मा हवा में बदलकर उस पर झपट पड़ी। इसी बीच रघु, गोविंद और शिवा भी पीछे से आ पहुंचे। उन्होंने किशन को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। गोविंद ने कहा, हम 7 जन्मे हैं, 7 मरेंगे, तू अकेला नहीं है। चारों ने मिलकर चंपा पर मिट्टी का तेल छिड़का। ये आग मुझे नहीं मार सकती, मैं श्रापित हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं जीवित रहूंगी। लेकिन तभी किशन ने बाबा भीखन की आखिरी लिखी पंक्तियां पढ़ीं। श्राप केवल बलिदान से नहीं, माफी से खत्म होता है। किशन ने चंपा की ओर देखा और कहा, अगर गांव ने तुझे मारा था तो मैं गांव की तरफ से माफी मांगता हूँ, तू मुक्त हो जा। एक पल को सब शांत हो गया। फिर चंपा की आत्मा रोते हुए गायब हो गई। कुआं अपने आप बंद हो गया। पीपल का पेड़ सूख गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई मौत नहीं हुई। खेत हरे भरे हो गए। गायों ने दूध देना शुरू किया। बच्चों की हंसी वापस आ गई। चारों दोस्त फिर से खेतों में मेहनत करने लगे। लेकिन उस कुएं के पास आज भी एक पत्थर रखा है, जिस पर लिखा है, जहां आत्मा को इज्जत मिले वहीं जमीन फलती है।